20 अक्टूबर 2011 लीबिया का एक ऐसा इलाका सिरते के रेगिस्तान में एक सीवर पाइप में छिपा एक बूढ़ा आदमी जो बिल्कुल थका हुआ और खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके हाथों में सोने की पिस्तौल थी और ये शख्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाने वाला शख्स था। नाम था मुअम्मर गद्दाफी, कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। वो शख्स जिसने यूएन में अमेरिका तक को शैतान कह डाला। ये शख्स ना तो अमेरिका से डरा और ना ही घुटने टेके। अमेरिका को गद्दाफी ने इतना परेशान किया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने गद्दाफी को मैड डॉग तक कह डाला। मैड डॉग ऑफ द मिडिल ईस्ट। पूरी जिंदगी गद्दाफी लड़ता रहा। वो एक ऐसा लीडर था जिसने पेट्रोल सस्ता किया और लीबियाई परिवार को घर देने का वादा किया। कभी उसको इनकलाबी हीरो समझा गया तो कभी उसे दुनिया में बदनाम किया गया। What is the question? What is the question? कभी वेस्टर्न मुल्कों ने उसे पसंद किया तो कभी उसके पीछे पड़ गए, लेकिन गद्दाफी ने अपना असर दुनिया में बनाए रखा। यूनिक लिबास पहनना, बेतकल्लुफ और तेज बातें करना और वेस्टर्न मुल्कों के तौर तरीकों का मजाक बनाना गद्दाफी की आदतों में शुमार था। गद्दाफी कभी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था। वो खुलेआम जनता में घूमता था, जबकि बाकी नेता भारी सिक्योरिटी में छिपते हैं। वो कहता था जो अपने लोगों से डरता है वो बादशाह नहीं होता। वो महलों की जगह खाना बदोशों की तरह तंबू में रहता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस के दौरे पर भी वो न्यूयॉर्क में रेगिस्तानी तंबू लगा कर रहा। ये उसके वेस्टर्न मुल्कों के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक तरीका था। गद्दाफी की सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं थीं। वो कहता था महिलाएं पुरुषों से ज्यादा ताकतवर और वफादार होती हैं। ये मेल डोमिनेंट समाज को सीधी चुनौती थी। एक अरब जर्नलिस्ट ने गद्दाफी को मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स का पिकासो कहा, लेकिन ऐसे लीडर को अपने ही लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। ये शख्स हीरो था या विलन? In February, protesters in the North African country of Libya began to rebel against their leader of some 4 decades, Muammar Gaddafi. Now, some 8 months after the conflict first began, rebels have managed to capture and kill Gaddafi. 2011, Libyan dictator Muammar Gaddafi was killed in his hometown. Gaddafi ruled Libya with an iron fist for over 4 decades. In 2011, his convoy was trying to escape westwards when they were attacked, captured by Libya's transition government forces and killed shortly after. गद्दाफी का जन्म लीबिया के रेगिस्तानी इलाके सिरते के एक टेंट में हुआ। इसका परिवार बेहद गरीब था, जो रेगिस्तान में ऊंट, भेड़ और बकरियों के चारे की तलाश में घूमता रहता था। गद्दाफी भी शुरुआत में चरवाहे का ही काम करता था। गांव में कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, इसलिए उसे सबसे पहले कुरान पढ़ने के लिए मदरसा भेजा गया। वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर शबा गया। वहीं स्कूलों में वो बोलने लगा, लीडरशिप दिखाने लगा। उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर का। नासिर ने अरबों को एक करने की बात की, वेस्टर्न ताकतों से टकराने की हिम्मत दिखाई। गद्दाफी ने नासिर की किताबें पढ़ी, भाषण सुने और खुद भी सोचने लगा कि लीबिया को आज़ादी और बराबरी कैसे मिले। उस समय वो स्कूल में बच्चों को इकट्ठा करके वेस्टर्न ताकतों और इजराइल के पॉलिसीज के खिलाफ बोलने लगा। स्कूल के बाद उसने आर्मी ज्वाइन की। उसको कुछ वक्त के लिए ब्रिटेन भी भेजा गया, जहां उसे मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिली। उस वक्त तक लीबिया एक अमीर मुल्क माना जाने लगा, क्योंकि वहां तेल मिल चुका था। लेकिन वहां के लोगों के दिलों में गुस्सा और बेचैनी पल रही थी, क्योंकि कहने को तो किंग इदरीस लीबिया का राजा था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था और इलाज के लिए अक्सर बाहर ही रहता था। लीबिया के पास तेल भंडार था, लेकिन उसका फायदा मुल्क के लोगों को नहीं मिल रहा था। सारा मुनाफा अमेरिका और यूरोप डकार रहे थे। मुल्क के गांवों में गरीबी फैली हुई थी, लोगों को काम तक नहीं मिल पा रहा था। शहरों में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट था भी तो पैसा केवल अमीरों के पास था। लोगों में गुस्सा बहुत था। इसी बीच इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर वेस्टर्न ताकतों के खिलाफ बोलने लगे और अरबों को एक करने की बात लगातार करने लगे और गोरों के हाथ से सत्ता छीनने की बात करने लगे। लीबिया को लगा कि जब इजिप्ट बगावत कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसी बीच किंग इदरीस ने ऐलान कर दिया कि वो सत्ता अपने भतीजों को सौंपने वाले हैं। यहीं से बदलाव एक नए मोड़ की तरफ मुड़ गया। फौज के अंदर ही एक ग्रुप बनाया गया, फ्री यूनियनिस्ट ऑफिसर मूवमेंट। उधर बूढ़ा किंग डील पर डील किए जा रहा था। वेस्टर्न कंट्रोल लीबिया पर और ज्यादा गहरा होता जा रहा था और लीबियाई जनता पीछे छूटती जा रही थी।
1 सितंबर 1969 जब किंग इदरीस इलाज के लिए तुर्की में था, उसी समय गद्दाफी और उसके कुछ साथियों ने लीबिया की राजधानी त्रिपोली की कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया। ये तख्ता पलट बिल्कुल शांत तरीके से हुआ, ना ही गोली चली और ना खून बहा। अगली सुबह जब लीबियाई लोगों ने रेडियो ऑन किया तो उन्हें एक नई आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ का नाम था मुअम्मर गद्दाफी। गद्दाफी ने ऐलान किया कि अब लीबिया एक आज़ाद मुल्क है और यहीं से गद्दाफी का राज शुरू हो गया। गद्दाफी ने आते ही सबसे पहले लीबिया के अंदर सभी अमेरिका के फौजियों को बाहर निकलने का हुक्म दिया। लीबिया के ऑयल पर कब्जा करने वाले सारे अंग्रेज़ों को भी बाहर निकाल दिया और लीबिया के ऑयल को तेज़ी से अपने कंट्रोल में ले लिया। गद्दाफी ने इस नए पैसों का यूज़ करके लीबिया को रिच और एक मॉडर्न कंट्री बनाना शुरू किया। हर वो लीबियन जिसके पास अपना कोई घर नहीं था, उसे फ्री में अपना नया घर दिया गया। देखते ही देखते किंग फैसल के बाद गद्दाफी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लीडर बन गया। जिसके बाद गद्दाफी ने अपनी ग्रीन बुक लिखी और दुनिया में अरबों के लिए एक नए निज़ाम का ऐलान कर दिया और खुलेआम अमेरिका और यूरोप के खिलाफ बोलने लगा। इसी वजह से अमेरिका ने लीबिया पर बड़े बड़े सैंक्शन लगाए और लीबिया की इकोनॉमी नीचे जाने लगी। इसी बीच दुबई से एक बड़ी शिप लीबिया की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका को किसी तरह खबर मिली कि ये शिप कोई आम शिप नहीं, इसमें एटम बम बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा ट्यूब्स पड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिका ने इस शिप को लीबिया पहुंचने से पहले ही रोक लिया। गद्दाफी ने पहले ही अमेरिका के हाथों सद्दाम की तबाही देख चुका था, इसीलिए गद्दाफी बिल्कुल बदल गया और ऐलान किया कि आज के बाद लीबिया कभी भी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। सद्दाम की तबाही देखकर गद्दाफी बिल्कुल बदल गया और पहली बार अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिसके बाद कुछ साल तो गद्दाफी चुप करके बैठा रहा, लेकिन थोड़ी ही दिनों बाद जैसे ही लीबिया की इकोनॉमी थोड़ा मजबूत हुई, गद्दाफी एक बार फिर पुरानी हरकतें करने लगा। अब गद्दाफी ने ऐलान किया कि कोई भी अफ्रीकी मुल्क अमेरिका के साथ डॉलर में व्यापार नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका को कोई भी चीज़ अफ्रीका से खरीदने के लिए गोल्ड देना पड़ेगा। गद्दाफी का ये डिसीजन सभी अफ्रीकी मुल्कों ने माना और गद्दाफी को एक नया टाइटल दे दिया, द किंग ऑफ किंग्स। गद्दाफी यहाँ रुका नहीं और अपनी 40 साल की हुकूमत में पहली बार अमेरिका का दौरा किया, जहाँ यूएन में सभी मुल्कों के लीडर्स मौजूद थे। सभी को 15-15 मिनट बोलने का मौका दिया गया, लेकिन गद्दाफी स्टेज पर चढ़कर 90 मिनट तक बोलता रहा। इसके कुछ समय बाद लीबिया के बगल में ही ट्यूनीशिया और इजिप्ट में बगावत होने लगी और बीच में एक मुल्क बचा जो था लीबिया। इसके बाद लीबिया में भी बगावत शुरू हो गई। बागियों की मदद के लिए अमेरिका भी मैदान में उतर आया और फाइटर जेट से गद्दाफी और उसके खानदान पर हमले करने लगा, जिसमें गद्दाफी तो बच गया लेकिन उसके 2 बेटे मारे गए। इसी बीच अमेरिका के साए में बागी तेजी से लीबिया की राजधानी त्रिपोली की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गद्दाफी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो खुलेआम राजधानी में घूम रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका की मिसाइलों से तबाह होने वाले अपने महल के अंदर गद्दाफी ने स्पीच भी दी और गद्दाफी ने कहा कि मैं हर बागी के घर घर, गली गली और एक एक करके मारूंगा। लेकिन अमेरिका के मिसाइलों ने लीबिया की राजधानी को ऐसा तबाह किया कि गद्दाफी को राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। अब अमेरिका, नाटो और बागी सब मिलकर गद्दाफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं गद्दाफी का नामो निशान तक नहीं मिला। अचानक नाटो का एक फाइटर जेट नाविया टोर्नेडो लीबिया के डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इस फाइटर जेट ने डेजर्ट में 75 आर्मर्ड गाड़ियों का एक काफिला देखा। इस जेट ने यह खबर सीधा अमेरिका तक पहुंचाई और अमेरिका के ड्रोन्स ने सीधे आकर गद्दाफी की गाड़ियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। 11 गाड़ियों के तबाह होने पर भी गद्दाफी का काफिला चलता रहा, लेकिन अचानक गद्दाफी के आगे वाली गाड़ी तबाह हो गई। गद्दाफी गाड़ी से उतरकर भागने लगा और पीछे से बागियों की गाड़ी उनका पीछा करने लगी। बागियों से बचने के लिए गद्दाफी एक गटर के पाइप के अंदर छिप गया, जिसके बाद बागियों ने गद्दाफी को खींचकर बाहर निकाला और उसी सोने की पिस्तौल से गोली मार दी। गद्दाफी की मौत की खबर अमेरिका तक पहुंची। इसके बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने गद्दाफी की मौत का ऐलान कर दिया। गद्दाफी के मरते ही लीबिया में बहुत बड़ी जंग छिड़ी, जिसमें 10 लाख लीबियन मारे गए। लीबिया की इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई। गद्दाफी की बात बिल्कुल सच हो गई, क्योंकि सद्दाम के बाद अमेरिका ने गद्दाफी को भी मार दिया। We came, we saw, he died.